बच्चों आपको पता है कि असिस्टेंट रेडियो ऑपरेटर की एग्जाम डेट अनाउंस हो चुकी है। 8 फरवरी से लेकर 8 फरवरी में टोटल 8 दिन और 1 दिन में 2 पेपर। मैं आपको बता दूं टोटल 16 शिफ्टों में असिस्टेंट रेडियो ऑपरेटर का पेपर होने वाला है। असिस्टेंट रेडियो ऑपरेटर में सबसे ज्यादा वैकेंसी और सबसे ज्यादा फॉर्म भी असिस्टेंट रेडियो ऑपरेटर में पड़ा है। मैं आप लोगों के लिए 14 जनवरी से लेकर 19 जनवरी तक 18 जनवरी तक यानी ये 5 दिन ऐसे होंगे जिसमें मैं आपको 5 प्रैक्टिस सेट यूट्यूब पे सॉल्व कराने वाला हूं, है ना। बच्चों आप लोगों को बता दूं, जब आप ये डेट लिख लीजिए सब लोग, 14 से लेकर 18 जनवरी तक मैं आपको 5 सेट सॉल्व कराऊंगा और 1 सेट में जो है साइंस के 25 क्वेश्चन होंगे। मैं आपको बता दूं साइंस है, कुछ केमिस्ट्री के टॉपिक है, ज्यादातर फिजिक्स के टॉपिक है और इसी टॉपिक की यानी ये जो सेट सॉल्व होंगे इसकी इस तरह से डबल कॉलम में आपको पीडीएफ भी मिलेगी, है ना। टोटल आप देखिए यहां पर 25 क्वेश्चन का 1 सेट है और मैं आपको बता दूं आपको साइंस में भी आपको क्वालिफाइंग करना ही करना है और इस बार जो है सरकार ने क्वालिफाइंग नेचर रख दिया 50%। तो जो भी हमारा टॉपिक होता है उसको आपको सिलेबस के अनुसार ही पढ़ना है। आप देखिए यहां पर जो कुछ भी आपके सिलेबस में उसके अनुसार, चाहे वो मैग्नेटिज्म हो या फिर हमारा कह सकते हो कि आपका कम्युनिकेशन सिस्टम हो, इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक हो, मतलब सारा का सारा इंटर लेवल को, आपकी क्वालिफिकेशन भी इंटर लेवल की, है ना। तो इसके जो सेट होंगे वो हम सेट जो है 14 से लेकर 18 जनवरी चलाएंगे और आज हमारा पहला सेट चलने वाला है। अच्छा, दूसरी बात बच्चों, अगर आप 15 दिन का क्रैश कोर्स ज्वाइन करते हैं तो आपकी साइंस की समस्या खत्म हो जाएगी। 15 दिन का एक ऐसा क्रैश कोर्स जिसमें फिजिक्स और केमिस्ट्री के मिलाकर सारे के सारे टॉपिक कवर किए गए हैं जो कि आपके सिलेबस के अनुसार है, जिसमें फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों मिलेगा। तो बच्चों इस बैच को ज्वाइन करने के लिए, इस क्रैश कोर्स को ज्वाइन करने के लिए आप माई पाठशाला एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हो। डाउनलोड करने के साथ साथ अगर आपको कोई समस्या आती है तो मैं नंबर लिख देता हूं 9696 102 411, आप इस नंबर पर ही फोन कर सकते हैं, है ना। तो 14 से लेकर 18 आपका असिस्टेंट रेडियो ऑपरेटर का सेट चलने वाला है, ठीक है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज का हम लोग पहला क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है कि उत्तल लेंस को एक तरल में डुबोया जाता है जिसका अपवर्तनांक सूचकांक लेंस के अपवर्तनांक सूचकांक के बराबर है। बच्चों यहां पर ये प्रश्न है कि उत्तल लेंस को हमने एक ऐसे द्रव में डुबाया है जिसका अपवर्तनांक सूचकांक सर लेंस के अपवर्तनांक सूचकांक के बराबर है, ऐसे बोला जा रहा है। अब देखो लेंस जो होता है वो ग्लास का बना होता है और ग्लास को हम लोग म्यू जी कह दे, है ना। लिक्विड में डुबोया गया है म्यू एल, है ना। तो बोला ये जा रहा है कि बताइए इसकी फोकल लंबाई पे क्या प्रभाव पड़ेगा, यानी इसकी फोकस दूरी पे क्या प्रभाव पड़ेगा। अब देखो जब भी कभी किसी भी चीज को द्रव में डुबोते हैं और पूछा जाए फोकल लंबाई पे क्या फर्क पड़ेगा, तो पहला इसमें 2 टेस्ट आते हैं बच्चों। पहला टेस्ट जो आता है वो आता है दर्पण का। याद रखना जब भी कभी हम किसी दर्पण को, जैसे कि मान लीजिए कॉन्केव मिरर हो, कॉन्वेक्स मिरर हो, यदि दर्पण है तो हमेशा इस बात को याद रखना उसको द्रव में डुबोने पर उसकी जो फोकल लंबाई होती है वो कांस्टेंट होती है बच्चों और उसकी जो पावर होती है वो भी कांस्टेंट होती है। याद ये रखना है आपको, दर्पण को द्रव में डुबोने पर फोकल लंबाई पे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर यही क्वेश्चन लेंस का होता, अगर यही क्वेश्चन किसका होता सर, यही क्वेश्चन लेंस का होता, तो हमेशा इस बात को याद रखना जब भी कभी लेंस को द्रव में डुबोते हैं लेंस को, तो उसकी फोकल लंबाई भी बदल सकती है और मेरे भाई उसकी जो पावर है वो भी बदल सकती है, दोनों चीजें बदल सकती हैं। अगर किसी लेंस को किसमें डुबोया जा रहा है सर, द्रव में डुबोया जा रहा है, ऐसा कैसे सर, और कौन वाला फॉर्मूला है जो ये परिवर्तन मुझे बता सकता है। बच्चों आपको पता है कि लेंस फॉर्मूले में एक फॉर्मूला आपको पढ़ाया जाता है 1/f बराबर, फॉर्मूला होता है μ-1 होता है ना सर, μ-1 होता है और आगे बताइए क्या हो जाता है सर, आगे हो जाता है 1/r1 - 1/r2। ये किसी भी लेंस के लिए होता है, लेकिन हमने इस लेंस को, उत्तल लेंस को एक ऐसे द्रव में डुबोया गया है जिसका अपवर्तनांक सूचकांक लेंस के बराबर है। तो बच्चों जब भी कभी द्रव वाला केस आ जाए यानी द्रव में डुबोया जाए तब ये फॉर्मूला पता है क्या हो जाता है, इधर हो जाता है म्यू जी मतलब लेंस का और नीचे हो जाता है म्यू एल मतलब लिक्विड का, है ना। तो ऊपर म्यू जी नीचे म्यू एल, ये फॉर्मूला में लग जाता है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सर, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप देखिए म्यू जी और म्यू एल आपस में बराबर है। ये देखो अगर म्यू जी और म्यू एल आपस में बराबर है मेरे भाई, तो आप जल्दी से दोनों को बराबर कर दो। बराबर कर देंगे तो ये कट जाएगा 1/1 मतलब 1 आ जाएगा और 1 - 1 0 हो जाएगा। तो फाइनली ये पता चला कि यहां से जो 1/f का मान आएगा वो 0। अगर 1/f 0 है बच्चों तो यहां पर फोकल लंबाई f बराबर क्या हो जाएगी, इनफाइनाइट नीचे आएगा, और पावर बराबर क्या हो जाएगी सर, 0। तो आप ये बात याद कर लो, जब भी कभी किसी भी लेंस को ऐसे द्रव में डुबोते हैं जिसका अपवर्तनांक सूचकांक लेंस के बराबर है,
तो उस समय लेंस की फोकस दूरी इनफाइनाइट हो जाती है और पावर 0 हो जाती है। तो बताइए सवाल का सही आंसर क्या हो जाएगा? सर इन्होंने सिर्फ फोकल लंबाई के बारे में पूछा है, तो प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कि फोकल लंबाई सर कैसी हो जाती है? इनफाइनाइट हो जाती है। ऑप्शन नंबर बी। बहुत प्यारा खूबसूरत क्वेश्चन था, है ना। नेक्स्ट आइए बच्चों, अगला सवाल ये हमारा ट्रांसफॉर्मर से है कि स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर में हमारा ट्रांसफॉर्मर रेशियो क्या होता है? बच्चों इन्होंने बोला है स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर में ट्रांसफॉर्मर रेशियो क्या। पहले मैं आपको बता दूं ट्रांसफॉर्मर रेशियो होता क्या। आपने देखा होगा, मैंने कई बार बताया है कि ट्रांसफॉर्मर रेशियो का फॉर्मूला होता है NS/NP, है ना। इसी तरह से ध्यान रखना ES/EP, ये सब बराबर में चलते हैं, ES/EP। और सेम मेरे भाई इसी तरह से आगे होता है बराबर I में उल्टा हो जाता है IP/IS हो जाता है, IP/IS। तो NS/NP ES/EP बराबर IP/IS। सर ये इक्वल टू K होता है। और याद रखना ये जो K मैंने बताया इसी K को बोलते हैं ट्रांसफॉर्मर रेशियो। अब देखो ट्रांसफॉर्मर रेशियो जो है ना वो दो तरह का हो सकता है। K की वैल्यू 8 से बड़ी भी हो सकती है और K की वैल्यू 8 से छोटी भी हो सकती है। बच्चों 8 से बड़ी होने का क्या मतलब है? सर 8 से बड़ी होने का मतलब द्वितीयक वोल्टेज ज्यादा हो गया। इसका फाइनल मतलब यही हुआ कि सर ये वोल्टेज बढ़ा देगा, और वोल्टेज बढ़ा देगा तो बताइए कौन सा ट्रांसफार्मर हो जाएगा? स्टेप अप। अरे K की वैल्यू 8 से कम है यानी वोल्टेज घटा देगा, और वोल्टेज घटा देगा तो बताइए कौन सा ट्रांसफार्मर हो जाएगा? स्टेप डाउन। आप मेरी बात समझो। तो आप क्या कहना चाहोगे? सर हम ये कहना चाहेंगे कि यहां पर 8 स्टेप अप है, 8 स्टेप डाउन। इन्होंने बोला था ट्रांसफार्मर रेशियो इन द स्टेप अप ट्रांसफार्मर, तो K की वैल्यू 8 से ज्यादा होना चाहिए। ऑप्शन नंबर हमारा टेस्ट के साथ जाएगा बी वाला उत्तर, इस सवाल का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़िए नेक्स्ट, ये लो ये वाला सवाल बड़ा प्यारा है। इन्होंने क्या बोला है? अगले सवाल में बोला जा रहा है कि प्रेरकत्व और प्रतिरोध के आयाम। आयाम का मतलब क्या होता है? सर आयाम का मतलब होता है डायमेंशन। तो बच्चों प्रेरकत्व मतलब L, और यहां पर अगला है तुम्हारा आयाम। आयाम का मतलब हो गया प्रतिरोध, प्रतिरोध का मतलब R। तो बच्चों यहां पर प्रेरकत्व L और प्रतिरोध R, इसका जो अनुपात है वो डायमेंशन बताइए किसके बराबर होगी। तो कॉपी में नोट डाउन करके रखिए L/R, फिर C/R, फिर √LC, ठीक है। तो L/R, CR या √LC। सर इन तीनों की डायमेंशन एक ही होती है, और इन तीनों की डायमेंशन क्या होती है? सर इन तीनों डायमेंशन होती है टाइम। क्या होती है? सर टाइम इन तीनों की डायमेंशन होती है मेरे भाई। ओके, तो आप बताइए इस सवाल का सही आंसर किसके साथ जाना चाहिए? सर इसका आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला उत्तर, समय के साथ। हालांकि मैं इसको प्रूव भी कर सकता हूं, ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन ये सब डेटा आपको डायरेक्ट याद करने हैं। L/R CR √LC, सर ये जिसके बराबर होता है टाइम के बराबर। फिर अगर आपको प्रूव करना है तो प्रूव भी कर सकते हैं। आपको पता है कि आवृत्ति F बराबर फॉर्मूला क्या होता है? सर आवृत्ति F बराबर होता है 1/2 पाई √LC, है ना। सर आवृत्ति का मतलब 1/सेकेंड। मेरे भाई इसकी यूनिट क्या होती है? 1/सेकेंड। अरे इसकी यूनिट 1/सेकेंड है तो √LC, सर √LC की यूनिट सेकेंड हो जाएगी, वही बात बनी वाली थी। और टाइम मतलब सेकेंड, ठीक है। तो आंसर इसका ध्यान रखना किसके साथ जाएगा? ऑप्शन नंबर ए वाला उत्तर होगा। चलो बच्चों नेक्स्ट आइए अगला सवाल। अगला सवाल लेता है चौथा नंबर, लेंज का नियम देता है। लेंज का नियम क्या देता है? पहले तो आप ये समझ लो कि लेंज के नियम फैराडे के किस नियम को कहते हैं। तो बच्चों फैराडे ने 2 नियम दिए थे, और फैराडे का जो दूसरा नियम होता है मतलब सेकंड लॉ ऑफ फैराडे। बच्चों ध्यान रखना, सेकंड लॉ ऑफ फैराडे, इसी को हम किस नाम से जानते हैं? सर इसी को बोला जाता है लेंज का नियम। तो कई बार तुमसे क्वेश्चन आता है कि लेंज का नियम फैराडे के किस नियम को कहते हैं? तो कहना फैराडे के दूसरे नियम को। अच्छा अब दूसरी बात सुनो, ये जो लेंज का नियम होता है बच्चों ध्यान रखना, ये एनर्जी कंजर्वेशन पे काम करता है। किस पे काम करता है? सर ये एनर्जी कंजर्वेशन पर काम करता है। अब फैराडे का दूसरा नियम या लेंज का नियम कहता क्या है? बच्चों लेंज का नियम ये कहता है कि प्रेरित धारा की जो दिशा होगी, सर प्रेरित धारा की दिशा जो है वो हमेशा जो है उस कारण का विरोध करती है जिससे वह स्वयं उत्पन्न हुई है। इसीलिए ये जो लेंज का नियम है ये आपको किसकी डायरेक्शन बताता है? सर ये आपको प्रेरित धारा की दिशा बताता है। प्रेरित धारा की दिशा हमेशा उस कारण का विरोध करती है जिससे वह स्वयं उत्पन्न हुई है। और याद रखना इसी को हम किस नाम से जानते हैं? सर इसी को हम लेंज का नियम कहते हैं। ऑप्शन नंबर हमारा ए,
नेक्स्ट, तो बच्चों अगला सवाल देखो क्या है। द्रव्यमान m और 2n द्रव्यमान के दो उपग्रह समान ऊंचाई पर परिक्रमा कर रहे हैं। देखो सवाल लिखा है समान ऊंचाई पर, तो किस उपग्रह का कक्षीय वेग अधिक होगा। इन्होंने बोला है कि किस उपग्रह का कक्षीय वेग अधिक होगा। पहले तो मैं आपको बता दूं, अगर कक्षीय वेग की बात करते हैं, ऑर्बिटल वेलोसिटी की बात करते हैं, तो इसका फॉर्मूला होता है √GRE। ठीक है, √GRE ये हमारे कक्षीय वेग का फॉर्मूला होता है। यहां पर ये जो RE है ये पृथ्वी की त्रिज्या है और स्मॉल g जो है वो द्रुतीय त्वरण है। आपको बता दें जो स्मॉल g आपको बताया गया द्रुतीय त्वरण, इसका फॉर्मूला होता है Gm/RE²। ये होता है ना बच्चों। आपको दोनों फॉर्मूलों में देख लीजिए, कहीं पर भी स्मॉल m नहीं आया। स्मॉल m मतलब उपग्रह का द्रव्यमान नहीं आया। हालांकि ऊंचाई जरूर आई है, लेकिन ऊंचाई देखिए समान है। भाई देखो जब ऊंचाई पे रहेगा, h ऊंचाई पे मान लो रहेगा, तो यहाँ RE + h का स्क्वायर हो जाएगा। तो RE + h का स्क्वायर हो जाएगा, चूंकि समान ऊंचाई बोल दिया तो समान ऊंचाई पे द्रुतीय त्वरण भी हमारा समान रहेगा। तो मेरे भाई अगर इनके द्रव्यमान अलग अलग है तो हमेशा इस बात को याद रखना, जो ऑर्बिटल वेलोसिटी होती है वो पिंड के द्रव्यमान पे लागू ही नहीं होती, पिंड के द्रव्यमान पे निर्भर ही नहीं करती, है ना। इसीलिए इसका जो सही आंसर जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी वाला उत्तर होगा। बोथ हैव द सेम ऑर्बिटल स्पीड, दोनों की ऑर्बिटल स्पीड सेम होगी। हाँ, अगर ये अलग अलग ऊंचाई पर होते तो ऑर्बिटल स्पीड अलग अलग हो सकती थी। ठीक है, क्यों? क्योंकि ऊंचाई बढ़ाने से, ये h बढ़ाने से, r बढ़ाने से g का मान कम हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी सवाल का सही आंसर है। नेक्स्ट आइए, छठवां नंबर देखो क्या बोला जा रहा है। यदि एक ट्यूब में हीरे का अपवर्तनांक 2.5 है तो हीरे में प्रकाश की चाल बताओ। सर इन्होंने हीरे में प्रकाश की चाल पूछी है, और मैं आपको बता दूं जब भी कभी जिस माध्यम में प्रकाश की चाल पूछी जाती है, जैसे हीरे में पूछी जा रही है, तो हीरे में प्रकाश की चाल हो जाएगी है सर निर्वात में प्रकाश की चाल बटे हीरे का अपवर्तनांक। यह फॉर्मूला होता है। जिस भी माध्यम में आपको प्रकाश की चाल निकालनी है सर, उस माध्यम के अपवर्तनांक का डिवाइड करा दो, बस उत्तर हो जाएगा। अब ये बताओ 3 डिवाइड बाई 2.5 ये कितना आएगा। सर 3 डिवाइड बाई 2.5 देखो भैया 2.5 नहीं आएगा, है 5 भी नहीं आएगा, और 1.2 के साथ 10⁻10 नहीं आएगा। 101% ये उत्तर जो है, जो लगे हुए ऑप्शन है उनके अनुसार 1.2 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड ये होने वाला है। 1.2 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड ये होने वाला है। ऑप्शन नंबर ए सवाल का सही उत्तर होगा। नेक्स्ट अगला सातवां। बच्चों सातवां नंबर सवाल देखो, बड़ा प्यारा है। एक चुंबकीय क्षेत्र में एक आवेश किसी बल का अनुभव नहीं करता। मतलब एक चुंबकीय क्षेत्र में एक आवेश किसी बल का अनुभव नहीं करता, तो निम्नलिखित में क्या संभव है। बच्चों बल 0 है, कोई भी बल का अनुभव नहीं करता, यानी बल हमारा क्या है 0। तो निम्न में से क्या संभव नहीं है, क्या संभव नहीं है ना। तो बच्चों जब कोई बल का अनुभव नहीं करता यानी फोर्स 0 है, अरे ये कब 0 हो सकता है। देखो अगर आवेश 0 है तो भी हमारा बल 0 होगा, थीटा अगर 90 है तो भी 0 होगा, और अगर उसकी वेलोसिटी 0 है यानी स्थिर है तो भी बल 0 होगा। ठीक है, तो अब देखो चार्ज इज एज रेस्ट, यहां वेलोसिटी 0 है, देख लो तो वेलोसिटी 0 है तो बल 0 है, तो यह स्थिति संभव हो सकती है, यह स्थिति संभव हो सकती है। आवेश की गति एक गैर शून्य क्षेत्र में लंबवत प्रवेश करता है। देखो लंबवत का मतलब थीटा बराबर 90, और थीटा बराबर 90, तो यह स्थिति भी संभव हो सकती है। अरे ये गैर शून्य चुंबकीय क्षेत्र में समांतर गति करता है, गैर शून्य चुंबकीय क्षेत्र में समांतर गति करता है, गलत, यह स्थिति संभव नहीं है। एक तो चुंबकीय क्षेत्र गैर शून्य है, समांतर गति कर रहा है, यानी नहीं मिस्टेक कर दी बच्चों। देखो समांतर गति करने का मतलब होता है थीटा बराबर 0, और थीटा बराबर अगर यहां 0 है, यहां भी मैंने मिस्टेक लिखी है, यहां भी मैंने मिस्टेक लिखी है। एक्चुअली में यहां होना चाहिए 0 डिग्री। क्यों 0 होना चाहिए? क्योंकि आपको पता है कि बल बराबर, बताइए फॉर्मूला क्या होता है। तो सर बल बराबर फॉर्मूला होता है QVB sin थीटा। तो जब थीटा का मान 0 होगा तब बल 0, इसलिए गैर शून्य क्षेत्र के समांतर गति करना यानी थीटा बराबर 0, इसमें बल 0 होगा, 101% बल 0 होगा। आवेश की गति शून्य चुंबकीय क्षेत्र में, अब देखो यहां शून्य चुंबकीय क्षेत्र है, अगर चुंबकीय क्षेत्र शून्य हो जाए तो बताइए लगने वाला बल भी हमारा शून्य हो जाएगा। फॉर्मूला देख लीजिए, इसका मतलब ये वाली स्थिति भी संभव है। सर ये स्थिति भी संभव है, ये स्थिति भी संभव है, लेकिन ये वाली स्थिति, ये स्थिति भी संभव है, ये स्थिति भी संभव है, लेकिन बी वाली स्थिति संभव नहीं है। अब मेरी बात समझो, सर बी वाली स्थिति में बोला जा रहा आवेश की गति एक गैर शून्य चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत मोशन करती है। तो जब लंबवत होगा यानी थीटा बराबर 90 होगा,
तो 101% थीटा बराबर 90 हो रहा, तो बल का मान 0 नहीं हो रहा। इस कंडीशन में बल 0 नहीं हो सकता, तो ये वाली स्थिति संभव नहीं है। ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही होगा? बी वाला उत्तर सही होगा। बहुत प्यारा सवाल था, मतलब ये मैग्नेटिज्म का था, बहुत प्यारा सवाल था। नेक्स्ट आइए अगला। ये देखिए, अनुनाद के समय एसी सर्किट में, है ना, अनुनाद के समय एसी सर्किट में क्या सही है इन्होंने बोला है बच्चों। अनुनाद एसी सर्किट में रिजोनेंस समझते है ना बच्चों, याद रखना रिजोनेंस की कंडीशन होती है XL बराबर XC, ये रिजोनेंस है, ये दोनों बराबर होते हैं। और ध्यान रखना उस समय ओमेगा L बराबर 1/ओमेगा C होता है ना। और याद रखना उस समय जो इंपीडेंस होता है, क्या बच्चों? इंपीडेंस, जिसको आप प्रतिबाधा भी बोलते हो, तो इंपीडेंस जो है वो R के बराबर हो जाता है। क्यों R के बराबर हो जाता है? क्योंकि इंपीडेंस का सही फॉर्मूला होता है Z बराबर √XL माइनस XC का स्क्वायर, और बच्चों इसके बाद होता है प्लस R स्क्वायर, ये होता है। लेकिन आप मुझे ये बताओ, अगर XL और XC बराबर हो जाएंगे तो इंपीडेंस R हो जाएगा। तो बोला है एसी सर्किट में अनुनाद की स्थिति में क्या है। अब देखो, अगर इंपीडेंस R हो गया, अब ये कब पॉसिबल है, ये भी सुनिए, ये तब पॉसिबल है जब XL का वेक्टर XC का वेक्टर बराबर हो जाए, अपोजिट डायरेक्शन में होके, ये दोनों बराबर हो जाने चाहिए है। ये रहा R का वेक्टर, और इसी डायरेक्शन में हमारा, या इसी डायरेक्शन में हमारा कह सकते हो कि वोल्टेज, और इसी डायरेक्शन में करंट, इसी डायरेक्शन में वोल्टेज और इसी डायरेक्शन में करंट। अगर ये हमारे कह सकते हो इस तरह से बनाते हैं, तो ध्यान रखिएगा उस समय कह सकते हो रिजोनेंस की कंडीशन है, मतलब XL और XC बराबर हो। कई बार आप यहां पर VL और VC भी दिखाते हो, है ना, तो चाहे तो VL और VC दिखा दो, या XL और XC के पदों में दिखा दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो VL और VC बराबर हो जाए, और VI की डायरेक्शन VR यानी वोल्टेज V में हो जाए। तो पहले लिखा है वोल्टेज V और R समान चरण में नहीं है, सर ये गलत हो गया, समान चरण में होते हैं, सेम फेज में होते हैं। फिर लिखा है L और C, अरे वोल्टेज एट L एंड C सेम फेज, गलत, ये भी गलत है। वोल्टेज और VL और VC देखो अपोजिट फेज में होते हैं, सेम फेज में नहीं होते। इंपीडेंस WL ओमेगा L माइनस 1/ओमेगा L, गलत, ये भी गलत है। इंपीडेंस सिर्फ और सिर्फ R होता है, क्यों? क्योंकि XL और XC बराबर हो जाते। अगला है इंपीडेंस R होना चाहिए, सर ये सही है, इंपीडेंस R होना चाहिए बच्चों, ये बात एकदम सही है, ऑप्शन नंबर डी। तो ये सब ना मैंने आपको थ्योरी में जो मैग्नेटिज्म पढ़ा रखा है, एसी सर्किट पढ़ा रखा है, ये उसका पॉइंट है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है अगला, एन इलेक्ट्रोमैग्नेट। इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है बच्चों? इलेक्ट्रोमैग्नेट पहले मैं समझा दूं इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या है। जैसे कि मान लीजिए आपके सामने ये कॉइल है, मान लीजिए आपके सामने ये कॉइल है, ठीक है, और अगर इस कॉइल में हमने कोई करंट बहा दी, कोई भी करंट बहा दी, किसी भी डायरेक्शन बहा दी, तो बच्चों याद रखना इस कॉइल का एक सिरा हमारा नॉर्थ पोल बन जाना है और दूसरा सिरा साउथ पोल बन जाना है। हालांकि हम निकाल सकते हैं कि कौन सा सिरा नॉर्थ हो रहा, कौन सा साउथ। डायरेक्शन कैसे डिसाइड करते हैं, कौन सा नॉर्थ कौन सा साउथ? बच्चों अगर धारा की डायरेक्शन क्लॉकवाइज है, कैसी है? क्लॉकवाइज, अरे ऐसे क्लॉकवाइज है, तो बच्चों ध्यान रखना जब भी कभी धारा की डायरेक्शन इस तरह से क्लॉकवाइज बनेगी, तो हमेशा इस बात को याद रखना वहां साउथ पोल बनेगा। तो बहती हुई धारा की डायरेक्शन अगर क्लॉकवाइज है तो वहां साउथ पोल। फिर देखिए अगर बहती हुई धारा की डायरेक्शन इस तरह से एंटी क्लॉकवाइज है, आप देखो गौर से, ये एंटी क्लॉकवाइज दिखाया गया है, और एंटी क्लॉकवाइज के साथ साथ ये देखिए ये क्या बन रहा है सर, ये एन बन रहा है, एन ऐसे। तो जब एंटी क्लॉकवाइज है, एन बने, तो समझ जाना वो हमारा कौन सी नॉर्थ पोल बनाएगा, नॉर्थ पोल, ठीक है। तो बच्चों ध्यान रखना जब भी कभी किसी कॉइल में हम धारा बहाते हैं, तो इसका एक सिरा नॉर्थ एक सिरा साउथ बन जाएगा। बच्चों इसी को हम लोग किस नाम से जानते हैं? ध्यान रखना इसी को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट। ध्यान रखिएगा इसी को हम किस नाम से जानते हैं सर? इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट है। और याद रखना ये तरह का टेम्परेरी मैग्नेट होता है। क्यों भैया इसे टेम्परेरी मैग्नेट क्यों कहते हैं? इसलिए बोला जाता है क्योंकि जैसी धारा बहाना शुरू कर दो, बंद कर दोगे, तो धारा बहाना बंद कर देने के बाद ये कह सकते हो मैग्नेट बनना बंद हो जाएगा, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेट एक तरह का कैसा है? टेम्परेरी मैग्नेट होता है। ऑप्शन नंबर ए सवाल का सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है अगला, ये लो 10वां, फैराडे के। सर बोला जा रहा है कि फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम किससे संबंधित है? इन्होंने बोला है फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम किससे संबंधित है। हरा पहले आपको बता दें फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम ये कहता है कि जब भी कभी फ्लक्स में परिवर्तन होगा, जब भी कभी फ्लक्स में परिवर्तन होगा,
तो फ्लक्स परिवर्तन की दर वो विद्युत वाहक बल ई के बराबर होगी। फ्लक्स परिवर्तन की दर विद्युत वाहक बल ई के बराबर होगी। तो ये ना क्या करता है, इस तरह ये विद्युत वाहक बल उत्पन्न करने वाला नियम है, इसीलिए इसका आंसर किसके साथ जाएगा। अब देखो द ईएमएफ ऑफ अ केमिकल सेल, गलत, केमिकल सेल में थोड़ी ना उत्पन्न होता है। ईएमएफ ऑफ जनरेटर, ये एकदम सही है सर। जनरेटर में जो हमारा विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है सर, जनरेटर में जो विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है उसी से संबंधित होता है फैराडे के पहला नियम या दूसरा नियम। पहला नियम तो बताता है ये, दूसरा नियम ये बताता है कि ये साइन कहां से आया है ना। फिलहाल ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा होगा, बी वाला उत्तर होगा। नेक्स्ट ये लो 11वां नंबर सवाल देखिए क्या बच्चों। 11वां नंबर सवाल में बोला जा रहा है कि दिए गए परपथ में वोल्ट मीटर V1 V2 का पठन 300 वोल्ट है। V1 V2 समझे, कुंडली सर, कुंडली के आगे जो V1 है वो 300 वोल्ट है। फिर संधारित्र में जो V2 है वो भी 300 वोल्ट है, और रेजिस्टेंस में जो V3 है वो आपसे पूछ रहा है, रेजिस्टेंस का V3 आपसे पूछ रहा है। और यहां टोटल कितना है सर, टोटल जो दिया गया है वो 220 वोल्ट है, ऐसे टोटल 220 वोल्ट। अब मेरी बात समझो, तो बताइए सर, इन्होंने बोला अमीटर ए की रीडिंग क्या होना चाहिए, मतलब एक तो वोल्ट मीटर V3 की रीडिंग आपसे पूछ रहा है, और अमीटर ए की रीडिंग पूछ रहा है कि बताइए बहने वाली धारा कितनी होनी चाहिए, ये सवाल है। आप प्रश्न को ध्यान से समझो, ठीक है। तो अमीटर ए की रीडिंग और वोल्ट मीटर V3 की रीडिंग। तो आप चित्र में देखो, यहां L है, C है, R है, यानी ये LCR सर्किट है। और LCR सर्किट में देखो V1 और V2 बराबर है। एक्चुअली में V1 V2 कह दो या VL और VC कह दो, है। तो LCR सर्किट में VL और VC बराबर है, VL और VC बराबर है, और VL और VC बराबर है तो 101% XL और XC बराबर होंगे, क्यों, क्योंकि दोनों में धारा बराबर है ना। धारा बराबर है तो वोल्टेज बराबर होगा, और उनके जो इंपीडेंस होंगे वो भी बराबर हो जाएंगे। तो मेरे भाई आप ये बताओ, अगर यहां पर 220 बचा, अब देखो नेट वोल्टेज का फॉर्मूला मैं आपको बता दूं, पहले फॉर्मूले से बता दूं। नेट वोल्टेज V बराबर फॉर्मूला होता है VL माइनस VC का स्क्वायर प्लस VR स्क्वायर, ये होता है, ये होता है। अब आप बताओ जल्दी से, है ना सर, नेट वोल्टेज VL और VC बराबर है, तो VL और VC बराबर है तो नेट वोल्टेज VR के बराबर आ गया। नेट वोल्टेज हमारा 220 है, तो बताइए आने वाला VR यानी R पे वोल्टेज V3 है, V3 भी 220, तो 101% V3 हमारा 220 वोल्ट होगा। फिर अमीटर ए की रीडिंग पूछ रहा है। बच्चों ये बताओ, अगर मैं अमीटर ए की रीडिंग पूछूं तो बहने वाली धारा ही तो निकालनी है मुझे। भाई अमीटर ए की रीडिंग क्या है, बहने वाली धारा। तो यहां पर नेट वोल्टेज हमारा 220, और आपको मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया, जब अनुनाद की स्थिति होती है तो नेट इंपीडेंस सर वही होता है कितना, जो हमारा R होता है। यहां पर देखो R दिया गया है 100, है ना। तो बच्चों यहां पर R की वैल्यू 100 रखनी होगी, क्योंकि XL और XC बराबर है। तो I बराबर बताइए कितना हो जाएगा सर, I बराबर हो जाएगा 2.2 एम्पियर, I बराबर हो जाएगा 2.2 एम्पियर। तो V3 हमारा 220 और I 2.2 एम्पियर। तो मेरे भाई ये सवाल का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, है ना। एसी आपके सवाल में है, सिलेबस में, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आइए, वेबर इज अ यूनिट ऑफ, वेबर बताइए किसकी यूनिट होती है ना। सर इन्होंने सिर्फ वेबर पूछा है, तो याद रखना जो मैग्नेटिक फ्लक्स होता है जिसको आप फाई बोलते हो बच्चों, फाई की यूनिट हमारी क्या होती है, वेबर होती है ना। फाई की यूनिट वेबर होती है। लेकिन जब वेबर पर मीटर स्क्वायर पूछा जाए तो वो हमारा टाइम जाता है चुंबकीय क्षेत्र। तो इन्होंने सिर्फ मैग्नेटिक फ्लक्स पूछा है, चुंबकीय फ्लक्स की यूनिट हमारी वेबर होती है। नेक्स्ट आइए, ये लो 13वां नंबर सवाल, बढ़िया। क्या कह रहा है सवाल, 50 टन कॉइल के माध्यम से चुंबकीय प्रवाह की दर, देखो चुंबकीय प्रवाह जो लिखा है ना वो वेबर पर सेकेंड में लिखा है। वेबर पर सेकेंड में का मतलब हो गया डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी है, डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी है 0.05, और आगे बताइए कितना है, वेबर पर सेकेंड, ऐसे ही तो है, डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी। तो बोला जा रहा है कि कुंडली में प्रेरित ईएमएफ बताइए, ईएमएफ पूछ रहा है। तो याद करिए जो हमारा ईएमएफ का फॉर्मूला आया था वो आया था एन डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी। ई बराबर फॉर्मूला आया था एन डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी। एन की वैल्यू कितनी है सर, एन की वैल्यू 50 है, डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी 0.05 है। ऐसे जरा आप मल्टीप्लाई कर दीजिए तो यहां से जो ई निकल के आएगा वो 2.5 वोल्ट निकल के आएगा। चेक कर लो जल्दी से, है ना। तो ये फैराडे के नियम से ही सॉल्व हो गया है, 2.5 वोल्ट होगा।
हालांकि माइनस भी साथ में आता है, लेकिन इन लोगों ने माइनस नहीं लिया है तो कोई बात नहीं, बिना माइनस के बता दीजिए इनको आंसर। नेक्स्ट 14, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ इमेज कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन। पर्दे पर बताइए इनमें से कौन सी प्रतिबिंब पाई जा सकती है ना बच्चों। याद रखना, जब भी कभी आपके सामने ये सवाल आ जाए कि पर्दे पर बताइए कौन सी प्रतिबिंब पाई जा सकती है, तो हमेशा इस बात को याद रखना, पर्दे पर हम लोग वास्तविक प्रतिबिंब को पा सकते हैं। किसको? वास्तविक। तो जितने भी हमारे वास्तविक प्रतिबिंब होते हैं वो सब हमारे पर्दे पर पाए जा सकते हैं। अब वो वास्तविक प्रतिबिंब चाहे छोटा हो, बड़ा हो, चाहे जैसा हो, लेकिन जितने भी हमारे वास्तविक होते हैं, रियल इमेज होते हैं, वो हमेशा पर्दे पर पाए जा सकते हैं। इसीलिए इस सवाल का सही आंसर ए और बी के साथ जाएगा। आभासी प्रतिबिंब कभी भी पर्दे पर नहीं पाए जा सकते, है ना। तो वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा पर्दे पर पाए जा सकते हैं बच्चों। ऑप्शन नंबर हमारा सी। देखो मैंने ऑप्टिक्स में पूरा ना पूरा आपको इमेज फॉर्मेशन समझा रखा है। इमेज फॉर्मेशन से क्वेश्चन हर एग्जाम में आता है, तो आप एक काम करना, इमेज फॉर्मेशन को अच्छे से समझ लेना। इमेज फॉर्मेशन वेरी इंपॉर्टेंट है। चलो आ रही है क्वेश्चन नंबर 15। ये इलेक्ट्रिकल के सवाल है। 3 रेजिस्टेंस R1 R2 R3 बच्चों, R1 R2 R3 का I और V ग्राफ दिखाया गया है। तो बोला जा रहा है R1 R2 R3 के बीच सही संबंध क्या है, इनमें से कौन बड़ा कौन छोटा, है ना। बच्चों सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, इंटर में आपने टर्म पढ़ा होगा स्लोप। हमेशा इस बात को याद रखना, स्लोप का मतलब होता है dy/dx, यानी y वाला पैरामीटर ऊपर, x वाला नीचे, y वाला ऊपर, तो dy/dx। तो y में क्या है सर, y एक्सिस में करंट I ली रही है और x एक्सिस में हमारा वोल्टेज V लिया गया है, ठीक है। तो स्लोप बराबर बताइए क्या हो गया सर, स्लोप बराबर हो गया I/V, है ना। अच्छा आ जाइए सर, स्लोप हमारा I/V हो गया। अब आप बताओ स्लोप I/V हो गया, I/V। तो I/V को हम क्या लिख सकते हैं सर, I/V को 1/R लिखा जा सकता है। R बराबर होता है V/I, I/V 1/R। तो फाइनली आप लोग को यह पता चला सर, जहां पर जिस टर्म की स्लोप जितनी ज्यादा होगी सर, वहां रेजिस्टेंस उतना कम। देखो स्लोप ज्यादा, रेजिस्टेंस कम, उल्टा है ना। ग्राफ ये V और I नहीं दिखाई दिया, I और V है। तो स्लोप ज्यादा, रेजिस्टेंस कम। स्लोप सबसे ज्यादा किसकी है सर, स्लोप सबसे ज्यादा R1 की है। अगर R1 की स्लोप सबसे ज्यादा है तो R1 का रेजिस्टेंस सबसे कम, उससे ज्यादा R2 का, और उससे भी ज्यादा बच्चों R3 का। अब मेरी बात समझ पाए ना, है। तो ये हमारा सही आंसर जाना चाहिए, क्योंकि स्लोप जिसकी ज्यादा, रेजिस्टेंस कम, स्लोप जिसकी कम, रेजिस्टेंस ज्यादा। तो R3 ज्यादा होगा, R2 उससे कम होगा, R1 सबसे कम होगा। मेरे भाई इस सवाल का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी वाला आंसर जाएगा। नेक्स्ट आइए अगला, ये लो 16 नंबर सवाल, पढ़िए जल्दी से और बताइए क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर क्या होना चाहिए। बच्चों क्वेश्चन नंबर 16 ये है, निम्नलिखित चित्र में आपतित और निर्गत किरण को बताइए कि इनमें से कौन हमारी आपतित किरण है और आप बताइए इनमें से कौन हमारी निर्गत है। ये प्रिज्म दिखाया गया है, और मैं फिर से बता दूं, जो प्रिज्म होता है ना, प्रिज्म, तो प्रिज्म में आने वाली किरण होती है हरा। तो ये जो AB है ना, ये AB बच्चों ध्यान रखना, इस AB किरण को बोलते हैं आपतित किरण, आपतित। सर BC को याद रखिएगा, बोलते क्या है सर, BC को बोला जाता है अपवर्तित किरण, अपवर्तित। और याद रखना, ये जो लास्ट में बाहर निकलती है बच्चों, इस किरण को बोलते हैं निर्गत, ठीक है। तो आपतित हमारी AB हो गई, निर्गत हमारी CD हो गई। AB और CD सर, AB और CD ये सवाल का सही आंसर जाएगा, ऑप्शन नंबर डी वाला उत्तर होगा, AB और CD, ठीक है। AB और CD और भी पूछी जा सकती है ना, तो वो आपको बताना है। प्रिज्म ध्यान रखना, प्रिज्म में हमेशा एक घटना होती है, वो घटना होती है वर्ण विक्षेपण। और वर्ण विक्षेपण की जो घटना है, अगर कोई पूछे इसकी खोज किसने की थी, तो वर्ण विक्षेपण की घटना की खोज बच्चों की थी न्यूटन ने। किसने की थी सर, न्यूटन ने की थी। चलो अरे ये नेक्स्ट 17वां, ये देखिए, ये भी हमारा इलेक्ट्रिकल का क्वेश्चन है। 2 तार A और B एक ही पदार्थ से निर्मित है, मतलब 2 तार है एक ही पदार्थ से निर्मित है और उनकी लंबाइयां समान है, किंतु अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल भिन्न भिन्न है। लंबाइयां समान है, क्षेत्रफल भिन्न है। यदि तार A और B का प्रतिरोध, तार A का प्रतिरोध B के प्रतिरोध का 16 गुना, A का प्रतिरोध 16 गुना, चलो A को 1 मान लेते हैं और B को हम लोग मान लेते हैं 2, तो A का प्रतिरोध 16 गुना है, यानी R1:R2 16:8, है ना। तार A और तार B के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल का अनुपात क्या होना चाहिए बच्चों। यहां पर तार A है ना, उसका एरिया, और तार B सर उसका एरिया, उसका रेशियो पूछा जा रहा है कि तार A और तार B के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होना चाहिए। रेजिस्टेंस का अनुपात देकर आपको एरिया का अनुपात पूछ रहा है, लग जाएगा? बिल्कुल सर लग जाएगा, एकदम लग जाएगा। कैसे लगेगा सर,
मैं बताता हूं, देखो सबसे पहले आप मुझे बताओ कि रेजिस्टेंस आर का फॉर्मूला क्या होता है, रो इंटू एल बटे ए होता है, ये होता है। अब आप बताइए रेजिस्टिविटी कांस्टेंट, लंबाई कांस्टेंट, क्यों एक ही पदार्थ बोल दिया सर आपने, लंबाइयां भी समान बोल दी सर आपने, ये देखो। तो आप मुझे बताइए सर आर क्या होगा, सर आर हमारा एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। तो अगर आर एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो मेरे भाई रेजिस्टेंस का अनुपात 16:8, तो एरिया का बताइए कितना हो जाएगा, सर एरिया का जो अनुपात हो जाएगा बच्चों, यहां पर आप कह सकते हैं इसका उल्टा कर देंगे 1:16, उल्टा है ना। रेजिस्टेंस का डेटा एरिया पूछा जा रहा है तो 101% इसका जो सही आंसर जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी जाएगा 1:16। नेक्स्ट ये लो 18वां बच्चों, 18वां नंबर सवाल देखो, बड़ा प्यारा सवाल है ये भी। बोला जा रहा है यदि किसी पदार्थ के एक तार की लंबाई आई और प्रतिरोध आर है, उसी पदार्थ से निर्मित पहले तार की लंबाई 3 गुनी है ना, और दुगने अनुप्रस्थ काट की, देखो लंबाई को उन्होंने क्या बोला, सर आप लंबाई को 3 गुना कर दो। सबसे पहले ध्यान से सुनिएगा, लंबाई को कितने गुना कर दो, 3 गुना कर दो। दुगने अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल यानी एरिया तो बताइए कितना गुना कर दो, सर एरिया तो 2 गुना कर दो। तो अन्य तार का प्रतिरोध इनमें से किसके बराबर होगा, अन्य तार का प्रतिरोध इनमें से किसके बराबर होगा, ठीक है। तो लग जाएगा सर, एकदम आसान है। देखो मैं आपको बताऊं, आपको पता है कि रेजिस्टेंस के फॉर्मूले में ऊपर एल नीचे ए होता है, ये देखो अड़ा, क्योंकि एक ही पदार्थ बोल दिया ना, उसी पदार्थ से निर्मित, रेजिस्टिविटी लेना नहीं है। लंबाई कितने गुनी करनी है सर, लंबाई करनी है 3 गुनी। एरिया कितने गुना करना है सर ना, 2 गुना करना है। तो मेरे भाई बताओ जल्दी से रेजिस्टेंस कितने गुना हो जाएगा, सर रेजिस्टेंस हो जाएगा 3/2 गुना, रेजिस्टेंस हो जाएगा तुम्हारा 3/2 गुना। तो नया जो रेजिस्टेंस हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी जाएगा 3/2 आर के साथ, बस काम खत्म है। नेक्स्ट है अगला, बताओ बच्चों अगला सवाल देखो, ये हमारा ऑप्टिक्स से क्वेश्चन है 19 नंबर, बहुत प्यारा सवाल है। क्या बोला जा रहा है, किसी छात्र का गोली दर्पण का प्रयोग करके कागज पर सूर्य का स्पष्ट प्रतिबिंब फोकस करता है। कोई छात्र गोली दर्पण का प्रयोग करके सूर्य का स्पष्ट प्रतिबिंब फोकस करता है एक बिंदु पर, जो कुछ समय बाद जलने लगता है। दर्पण के बारे में कौन सा संबंध सही है, पहले तो आपको यह समझना पड़ेगा ये जो एक्सपेरिमेंट हुआ है ये किस दर्पण के लिए हुआ है, कौन सा वो दर्पण था जिसकी वजह से ये एक्सपेरिमेंट हुआ, सबसे पहले आपको यह समझना होगा। तो मेरे भाई ये वो दर्पण होगा जो अनंत से आने वाली किरण को एक बिंदु पे फोकस कर देगा, है ना। तो अनंत से आने वाली किरण को एक बिंदु पे फोकस करने वाला जो दर्पण होता है मेरे भाई, वो हमारा होता है कॉन्केव मिरर। कौन सा मिरर सर, वो होता है हमारा कॉन्केव मिरर, ये देखो, है ना। तो आप सामने देखिए, मैंने यहां पर एक कॉन्केव मिरर बनाया है, और आपको मैं बता दूं कॉन्केव मिरर एक ऐसा मिरर होता है जो इनफाइनाइट से चलने वाली लाइट रे को, ठीक है, दर्पण से टकराने के बाद एक बिंदु पर फोकस कर देता है। बोलिए बात सबको क्लियर है, इनफाइनाइट से चलने वाली लाइट रे को दर्पण से टकराने के बाद एक बिंदु पर फोकस कर देता है, ऐसे ऐसे, ठीक है। यह कन्वर्जिंग मिरर भी कहलाता है। कौन सा मिरर कहलाता है, कन्वर्जिंग मिरर भी कहलाता है। तो 101% ये कौन सा दर्पण होगा सर, ये हमारा होगा कॉन्केव मिरर। कौन सा मिरर, कॉन्केव मिरर होगा मेरे भाई, बात आप क्लियर कर लीजिए। तो यह अवतल दर्पण गोली होगा, अवतल गोली दर्पण होगा सही। फोकस दूरी धनात्मक, गलत बच्चों, अवतल दर्पण की फोकस दूरी लेफ्ट साइड होती है, वो ऋणात्मक होती है। यह कन्वर्जिंग मिरर है, कन्वर्जेंट मिरर है, एकदम सही। तो पहला और सी यानी ए और सी वाला आंसर हमारा सही उत्तर होना चाहिए, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए वाला उत्तर होगा, ए और सी। बच्चों अगर ये लेंस की बात करता है, लेंस कौन सा है, तो लेंस फिर होता कॉन्वेक्स लेंस। अगर ये लेंस की बात करता है तो कौन सा लेंस होता, कॉन्वेक्स लेंस होता। तो सवाल दूसरा हो सकता था, ठीक है। नेक्स्ट है अगला, हेलो 20वां नंबर सवाल पढ़िए जल्दी से, बताइए क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 20 ये है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। आप बताओ इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला देखिए लिखा है, द मैग्नेटिक फील्ड इज द स्ट्रॉन्गेस्ट एट द सेंटर ऑफ बार मैग्नेट। मैग्नेटिक फील्ड जो है सेंटर पे स्ट्रॉन्गेस्ट होता है, गलत। अरे मैंने आपको बता रखा है कि जो चुंबकीय क्षेत्र होता है ना, वो सेंटर पे मैक्सिमम नहीं होता। सर चुंबकीय क्षेत्र जो है कहां पर मैक्सिमम होता है, तो कहना चुंबकीय क्षेत्र जो है उसके ध्रुवों पर मैक्सिमम होता है। कहां पर मैक्सिमम होता है, तो कह देना चुंबकीय क्षेत्र जो है सर ध्रुवों पर मैक्सिमम होता है। फिर अरे कोई भी दो चुंबकीय बल रेखाएं प्रच्छेद नहीं कर सकती। इन्होंने बोला है नो टू मैग्नेटिक लाइंस कैन इंटरसेक्ट, ठीक है। दो चुंबकीय रेखाएं प्रच्छेद नहीं कर सकती, ठीक है। तो बच्चों ये तो सही है एकदम,
दो चुंबकीय बल रेखाएं परिच्छेद नहीं कर सकती, ये एकदम सही है। चुंबकीय बल रेखाएं बंद क्लोज टर्व बनाती, ये भी एकदम सही है। चुंबकीय बल रेखाएं हमेशा बंद पर टर्व बनाएंगी, वो भी क्लोज बनाएंगी, है ना। तो ये वाला बच्चों गलत है। और बाकी देखिए दूसरा और तीसरा ये स्टेटमेंट पूरी तरह से सही है, इसलिए इस सवाल का सही आंसर ऑप्शन नंबर किसके साथ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी वाला उत्तर हो रहा है। नेक्स्ट है अगला बच्चों, अगला सवाल देखिए क्या 21 नंबर देखो क्या बोला जा रहा है कि कई प्रतिरोधों को समांतर क्रम में संयोजित करने से, है ना, इनमें बताइए समतुल्य माना जा सकता है। मतलब कई सारे रेजिस्टेंस है, अगर हम उनको समांतर क्रम में जोड़े तो क्या इनमें से माना जा सकता है। बच्चों समांतर क्रम का मतलब होता है जैसे कि पहला तार ये, इसको एक के ऐसे, बच्चों ये ध्यान रखना है, ये जो कनेक्शन होता है इस तरह का कनेक्शन, ये होता है हमारा समांतर कनेक्शन। देखो बस इसमें ये पहला तार हो गया, ये दूसरा तार हो गया, ये तीसरा तार हो गया, ठीक है। तो ये तीन तारों को हम इस तरह से अगर जोड़े तो ये हमारा पैरेलल कनेक्शन होगा। तो बोला जा रहा है कि किसके समतुल्य माना जा सकता है। पहला ऑप्शन लिखा है चालक की अनुप्रस्थ काट में वृद्धि, ये तो एकदम सही है भैया। जब चालक को आप ऊपर नीचे जोड़ोगे तो एरिया में तो वृद्धि हो रही। चालक की अनुप्रस्थ काट में कमी, गलत सर, कमी बिल्कुल नहीं हो रही। चालक की लंबाई में वृद्धि, लंबाई में वृद्धि भी नहीं हो रही है सर, एरिया में वृद्धि हो रही है। चालक के प्रतिरोध में वृद्धि, गलत। समांतर क्रम में जब भी कभी हम जोड़ते हैं ना बच्चों, तो याद रखना प्रतिरोध में वृद्धि नहीं होती सर, समांतर क्रम में जोड़ने पर उसके एरिया में वृद्धि होती है। अगर आप इसको सीरीज में जोड़ते तो लंबाई में वृद्धि होती है ना, लंबाई में वृद्धि से प्रतिरोध में वृद्धि होती है। एरिया में वृद्धि हो रही है तो प्रतिरोध में कमी हो रही है ना। तो ये सब बातें हैं। तो बच्चों इस सवाल का जो सही आंसर जाना चाहिए वो ऑप्शन नंबर ए जाना चाहिए। जब समांतर में जोड़ते हैं तो उसके क्षेत्रफल में क्या होती है, वृद्धि होती है, ऑप्शन नंबर ए के साथ। आगे बढ़ते हैं, क्या बोला जा रहा है 22वां नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग लाइन्स एक्ट एज नॉर्मल स्फेरिकल मिरर। आप बताओ इनमें से वो कौन सी लाइन है जो स्फेरिकल मिरर के नॉर्मल काम करती है ना। जैसे कि मान लीजिए मैंने आपसे कहा कि मेरे पास ये अवतल दर्पण है, कोई ये कौन सा दर्पण है सर, ये अवतल दर्पण है। तो आप मुझे बताइए वो कौन सी लाइन होगी जो स्फेरिकल मिरर के नॉर्मल काम करेगी, नॉर्मल, ठीक है। अब देखो पहला क्या लिखा है, ध्रुव लिखा है, ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा। बच्चों आपको पता है कि ध्रुव पोल, ये पोल यहां हो गया, फिर फोकस ये हो गया, वक्रता केंद्र ये हो रही। अब आप बताओ ध्रुव और वक्रता केंद्र, है ना, यानी पी और सी को मिलाने वाली जो रेखा होगी वो तो दर्पण के नॉर्मल ही है। तो जितनी भी रेखाएं सर सेंटर से गुजरती है, जितनी भी रेखाएं कहां से गुजरेंगी सर, जितनी भी रेखाएं सेंटर से गुजरेंगी वो सब दर्पण के नॉर्मल होंगी, वो सब दर्पण के कैसी होगी, सब नॉर्मल होगी, जितनी भी रेखाएं सेंटर से गुजरेंगी। ध्यान रखना इस बात को। तो पहली लाइन लिखा है ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा, बिल्कुल ये तो नॉर्मल होनी ही वाली है ना। अगली लाइन क्या लिखी है, वक्रता केंद्र आपतन बिंदु, आपतन बिंदु इनमें से कुछ भी हो सकता है, तो वक्रता केंद्र और आपतन बिंदु को मिलाने वाली रेखा ये भी नॉर्मल होगी। फोकस और आपतन बिंदु, बच्चों फोकस और आपतन बिंदु को मिलाने वाली रेखा नॉर्मल नहीं होती, ठीक है। तो जो भी रेखाएं जो है सेंटर से गुजरती हैं, फिर वो दूसरा बिंदु चाहे कोई भी हो, वो सब नॉर्मल होंगी। इसीलिए कह सकते हैं कि ये भी नॉर्मल है, ये भी नॉर्मल है, लेकिन ये वाली रेखा नॉर्मल नहीं है। तो पहला और दूसरा, बच्चों पहला और दूसरा इस सवाल का सही आंसर जाएगा। ये दोनों रेखाएं जो हैं हमारे दर्पण के नॉर्मल होंगी, ठीक है। नेक्स्ट 23, एक क्षैतिज तार में धारा पश्चिम से पूर्व की ओर बह रही है। सर एक क्षैतिज तार है जिसमें धारा कहां से कहां बह रही है, पश्चिम से पूर्व, है ना। बच्चों जैसे कि मान लीजिए क्षैतिज तार है, धारा पश्चिम से पूर्व बह रही है, आपको पता है कि ये हमारा पश्चिम होता है और ये हमारा पूर्व होता है, ठीक है। ऊपर उत्तर दक्षिण होता है ना। फिर इसके बाद जो है, अरे सॉरी उल्टा लिख दिया, सॉरी, ये हमारा क्या होता है, तो कहना ये हमारा होता है ईस्ट, पूरब, और ये क्या होता है सर, ये होता है वेस्ट। लेकिन धारा बह कैसे रही है सर, एक धारा है वो पश्चिम से पूर्व बह रही है, पश्चिम से पूर्व है, ध्यान सुनो, पश्चिम से पूर्व। तो पश्चिम से पूर्व बह रही है, यानी धारा इस डायरेक्शन बह रही है, ऐसे बह रही है ना। तो बोला जा रहा है कि एक क्षैतिज तार जिसमें धारा पश्चिम से पूर्व प्रवाहित होती है, फिर पूर्वी सिरे से देखने पर चुंबकीय क्षेत्र की रेखाओं की दिशा क्या है। यानी देखना कहां से है आपको, देखना यहां से देखना है और बताना है कि डायरेक्शन क्या होगी, देखना यहां से। तो मेरे भाई इसमें आपको राइट हैंड थंब रूल लगाना पड़ेगा, मैक्सवेल वाला। और मैक्सवेल वाला नियम ये कहता है कि आप अपने इसको राइट हैंड में अंगूठे को धारा की दिशा में कीजिए और ऐसे घुमाइए, ऐसे, है ना। तो मेरे भाई अगर ये ऐसे घूमेगा ऐसे, तो ये ऐसे घूमेगा ऐसे, है ना। तो ये इस तरह से जाएगा ना घूमते, देखिए ऐसे
ऐसे, तो ये ऐसे डूब रहा है ऐसे, तो यहां से देखने पर कैसे नजर आएगा आप मुझे बताओ। तो यहां से देखने पर ये ऐसे, यानी यहां से देखने पर ये हमारा कैसा नजर आने वाला है, एंटी क्लॉकवाइज नजर आने वाला है, एंटी क्लॉकवाइज नजर आने वाला है। ठीक है, अब मेरी बात समझो। लेकिन देखो एक चीज हमेशा ध्यान रखना, जब भी एक जगह से देखने से एंटी क्लॉकवाइज हो तो दूसरी जगह में हमेशा ऑटोमेटिक हो जाता है। जैसे कि मैं आपके सामने अपना हाथ ऐसे घुमाऊं तो मेरे हिसाब से मैं क्लॉकवाइज घुमा रहा हूं, लेकिन आपको दिखाई दे रहा है एंटी क्लॉकवाइज, है ना। तो ईस्ट से देखने पर वो हमें एंटी क्लॉकवाइज लगेगा, लेकिन अगर हम वेस्ट से देखें कैसा नजर आएगा तो ऐसे जा रहा है, क्लॉकवाइज हो जाएगा। ओके, तो आंसर क्या जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज इन प्लेन परपेंडिकुलर टू वायर, परपेंडिकुलर टू वायर, ये एकदम सही है यार। हरा पैरेलल टू वायर, प्लेन ऑफ वायर गलत है, देखो ये गलत है आंसर। मैं आपको बता दूं ये जो चुंबकीय बल रेखाएं आती है ना, ये हमेशा रखना वायर के प्लेन के परपेंडिकुलर आती हैं। तो बच्चों इस सवाल का जो सही आंसर जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए वाला होगा, एंटी क्लॉकवाइज इन द प्लेन ऑफ परपेंडिकुलर टू वायर। ये बल रेखाएं परपेंडिकुलर टू वायर है। कैसे सर, आप देखो ये धारा थी और ये चुंबकीय बल रेखाओं की डायरेक्शन थी, तो ये देखो इनके और इनके बीच का एंगल 90 का है, इसीलिए इस सवाल का जो सही आंसर जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा, एंटी क्लॉकवाइज इन द प्लेन परपेंडिकुलर टू वायर, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है 24। देखो 24 नंबर सवाल क्या बोला जा रहा है, बोला यह है कि जब किसी चुंबक को किसी कुंडली के पास ले जाया जाता है, यह कुंडली में प्रेरित धारा उत्पन्न करता है। बिल्कुल एकदम सही बात है। अगर किसी चुंबक को आप कुंडली के पास ले जाओगे, जैसे कि चुंबक है, और मान लीजिए इस चुंबक को आप किसी कॉइल के पास ले गए ऐसे, तो पास ले जाओ या दूर ले जाओ तो बच्चों इनके बीच प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाएगी। प्रेरित धारा के परिमाण को बढ़ाने के लिए किस विधि का प्रयोग किया जा सकता है, यानी यहां जो प्रेरित धारा आई है, सर इस प्रेरित धारा का अगर मुझे परिमाण बढ़ाना है, इस आई का मान बढ़ाना है, तो कौन सी विधि इस्तेमाल की जा सकती है। पहले देखिए, कुंडली में फेरों की संख्या बढ़ा दें। बच्चों याद करो, फेरों की संख्या जैसे ही बढ़ा देंगे तो 101% वोल्टेज बढ़ जाएगा, ई बढ़ जाएगा, और वोल्टेज बढ़ जाने का मतलब साफ साफ होता है धारा बढ़ जाएगी। अरे भाई किसी भी जगह पर वोल्टेज बढ़ गया तो आई बराबर V/R होता है। अब देखो फॉर्मूला भी देख लीजिए, ई बराबर फॉर्मूला क्या होता है, एन इंटू डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी, है ना। और दूसरा आई बराबर फॉर्मूला क्या हो सकता है, वोल्टेज बटे रेजिस्टेंस। तो जैसे आप एन बढ़ाओगे तो ई बढ़ेगा, और ई बढ़ेगा तो धारा बढ़ जाएगी। ये तो सर सही हो गया। अलाइए चुंबक की गति में वृद्धि। बच्चों गति में वृद्धि, अब देखिए जैसे आप गति बढ़ाओगे, गति देखो, गति बढ़ाने का मतलब ये होता है कि आपने समय को कम कर दिया। देखिए जैसे आप गति बढ़ाएंगे, मान लीजिए मैं आपसे कह रहा हूं कि यहां से 10 मीटर पर सेकंड की चाल से जाओ और एक बार 20 मीटर पर सेकंड की चाल से जाओ। गति बढ़ाने का मतलब होता है हमेशा समय कम हो जाना। तो समय कम हो जाएगा तो ई बढ़ जाएगा, और ई बढ़ जाएगा तो बच्चों देखो आई भी बढ़ जाएगा। ये भी सही है सर। कुंडली के तार की प्रतिरोधकता में वृद्धि। बच्चों प्रतिरोधकता में वृद्धि, अब आप बताओ प्रतिरोधकता में वृद्धि होने का मतलब होता है प्रतिरोध बढ़ जाएगा, और प्रतिरोध बढ़ गया तो धारा आई कम हो जाएगी, है। तो ये वाला आंसर जो है गलत हो सकता है धारा को बढ़ाने का। तो धारा को बढ़ाने का हमारा पहला और दूसरा वाला उत्तर एकदम सही है, लेकिन ये वाला उत्तर गलत है। पहला और दूसरा वाला उत्तर सही है, लेकिन तीसरा वाला उत्तर गलत है मेरे दोस्त, है। नेक्स्ट है अगला, बताओ 25 नंबर। ये हमारा मिरर का क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल है। कार के रियर व्यू दर्पण में उत्तल लेंस, उत्तल दर्पण है, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी कितनी है सर, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 2 मीटर है। और याद रखना उत्तल दर्पण की फोकस दूरी हमेशा पॉजिटिव ली जाती है। कोई बस 3 मीटर की दूरी पर है तो बस मतलब वस्तु की दूरी -3 मीटर, और प्रतिबिंब की दूरी आपसे पूछ रहा है, लग जाएगा सर। उत्तल दर्पण में हमेशा बनने वाला प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। दर्पण के कहां बनता है सर, दर्पण के बनता है पीछे। अब आप बताओ फॉर्मूला क्या हो जाएगा सर, फॉर्मूला हो जाएगा 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, है ना। तो यहां पर बताओ ये कितना हो जाएगा 2, v का मान मुझे निकालना है और u का मान -3 इधर आएगा ये, तो 1/v सर ये इधर आ जाएगा, तो 8/2 प्लस 8/3। सर 8/2 मतलब 0.5, 8/3 मतलब 0.3, जोड़ दोगे तो 0.83। 1/v है भैया, कैसे जोड़ दोगे यार, 6 का एलसीएम, 2 तिया 6, 3 दूनी 6, है ना। तो v बराबर कितना हो जाएगा सर, v बराबर हो जाएगा 6/5, और 6/5 मतलब 1.2 मीटर, तो 1.2 मीटर आएगा। लेकिन उत्तल दर्पण हमेशा जो है ना दर्पण के पीछे प्रतिबिंब बनाता है, छोटा बनाता है। देखो उत्तल दर्पण का केस क्या है, जैसे कि मुख्य छोटे, ये हमारा उत्तल दर्पण हो गया।
उत्तल दर्पण में क्या होता है कि जैसे कि वस्तु यहां आगे रखी है तो इसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो दर्पण के पीछे बनेगा, छोटा बनेगा। ओके, तो बताइए 1.2 मीटर की दूरी पर बनेगा, दर्पण के पीछे बनेगा। 1.2 मीटर की दूरी पर बनेगा, दर्पण के कहां बनेगा, पीछे बनेगा। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है भाई, तो ये हमारा सेट नंबर 03 था जिसको मैंने आपको खत्म किया। 25 क्वेश्चन का सेट है ना, पढ़ते रहिए। और इसी तरह से मैं आपको अभी 2 सेट असिस्टेंट रेडियो ऑपरेटर में और बचे हैं, फिर मैं हेड रेडियो ऑपरेटर उनके भी सॉल्व कराऊंगा। ठीक है, चलो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए थैंक यू वेरी मच।